Constitution classes, and this is the seventh class on this topic, and now we are going to discuss upon the preamble of the Constitution of India. भारत के संविधान का प्रियम्बल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि ये चैप्टर जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रियम्बल में जितने भी प्रोविज़न हैं उन प्रोविज़न्स को स्प्लिट करके और क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसलिए प्रियम्बल तो हमें कंठस्थतः याद ही होना चाहिए। इट शुड बी ऑन द टिप ऑफ द टंग, बिल्कुल याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। प्रियम्बल क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये जो था ये प्लेन रीडिंग ऑफ प्रियम्बल था। इस प्लेन रीडिंग में क्या क्या छुपा हुआ है हम आगे चर्चा करेंगे। सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल। इससे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल नाम की चर्चा नहीं थी। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को इंसर्ट किया गया और तब से बाकी देश भी प्रियम्बल इंसर्ट करने लगे। मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड द same practice. A preamble is an introductory and expressionary statement in a document that explains the document's purpose and underlying philosophy. preamble है जो उद्देशिका है, जिसको हिंदी में preamble में उद्देशिका भी कहते हैं, प्रस्तावना भी कहते हैं। तो बेसिकली जो preamble होता है वो एक जो डॉक्यूमेंट है, जो ग्रंथ है, जिस ग्रंथ को हम लिखने जा रहे हैं, जिस ग्रंथ को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस ग्रंथ को हम समझने जा रहे हैं, वो ग्रंथ क्या है, किस चीज़ के बारे में है, उसका पर्पस क्या है और उसके फिलॉसफी क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें प्रियम्बल में देखना पड़ता है। प्रियम्बल के बारे में कुछ इमिनेंट पर्सनालिटीज़ के स्टेटमेंट्स हैं और ये स्टेटमेंट्स जो एग्जामिनर्स हैं उनके लिए बड़े पेट हैं। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एन.ए. पालखीवाला, एक पालखीवाला महाराज हैं और इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि प्रियम्बल इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर साहब ने कहा है, द प्रियम्बल टू आर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट टू ड्रीम सो लॉन्ग। ये कृष्णा स्वामी अय्यर जी का कहना है। डॉक्टर के एम मुंशी साहब का कहना है, द हॉरोस्कोप ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। पंडित ठाकुरदास भार्गव जी का कहना है, इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ ए ज्वेल सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ ए प्रॉपर यार्डस्टिक टू विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना बड़ा स्टेटमेंट जो है पंडित ठाकुरदास भार्गव जी का है। उसके बाद से अर्नेस्ट बेकर आते हैं, की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे इट इज़ ए की टू द कॉन्स्टिट्यूशन आए वो भार्गव जी का है और जहाँ पे की नोट आए वहाँ पे सर अर्नेस्ट बेकर जी का है स्टेटमेंट। प्रियम्बल इज़ द सोल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ द पॉलिटिकल सोसाइटी। इट कंटेन्स अ सोलेमन रिजॉल्व which nothing but a revolution can alter. This is the statement from former Chief Justice of India M. हिदायतुल्ला। ये स्टेटमेंट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो इसमें प्रियम्बल की रीडिंग है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी बोल्ड में है। ये जो बोल्ड में टर्मिनोलॉजी है इनके दो पर्पस हैं। एक तो पर्पस ये है कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं और दूसरा पर्पस ये है
कि वहाँ से उसका अपना एक पैरा उसको क्लॉज शुरू होता है। सेंटेंस तो एक ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ फुल स्टॉप है, सेंटेंस एक ही है, उसके क्लॉज और सब क्लॉज अलग अलग हैं। तो जो ये बोल्ड लेटर्स हैं, डार्क लेटर्स हैं, इनसे एक सब क्लॉज शुरू होता है जो हमें लर्न करने में आसानी देता है। इसलिए आपको भी ये बोल्ड लेटर्स तो दिमाग में बोल्डली बैठा लेना है। सिस्टर कंसर्न चैनल है SGKG 2.22 सनातन ज्ञान की गंगा, और इस पर भी विभिन्न प्रकार के ज्ञान परोसे गए हैं। जिनको भी इच्छा हो इस चैनल पर जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्ञान अर्जन करें। ये सनातन ज्ञान की गंगा है। सनातन ज्ञान का मतलब होता है फाउंटेन ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज। सनातन मतलब होता है यूनिवर्सल। यहाँ पर ज्ञान की गंगा बहती ही रहती है, बस ज्ञान की बातें बदल जाएगी, गंगा तो बहती ही रहती है। तो जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं प्रियम्बल के बारे में, तो प्रियम्बल के 4 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जान लेते हैं। प्रियम्बल के सोर्स ऑफ ऑथोरिटी क्या है? सोर्स ऑफ ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट डेराइव्स इट्स ऑथोरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ द इंडिया। जी हाँ, प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोर्स ऑफ ऑथोरिटी है वो पीपल ऑफ इंडिया है। दिखा देता हूँ मैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, देखिए फर्स्ट सेंटेंस है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और लास्ट में क्या है? एंड टू गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है, हमने अपने लिए बनाया है, अपनों के लिए बनाया है, और इसीलिए जो फॉरेस्ट पैक्ट है उसमें सोर्सेस ऑफ ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव्स फ्रॉम पीपल ऑफ द इंडिया। इंडिया के लोगों ने बनाया है, और जब हम इंडिया के लोगों की बात करते हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं, और जो 299 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स थे, दे वेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। सो जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल को पढ़ते ही हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है और हमारा इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना रहा है। तो इट डिक्लेयर्स इंडिया इनटू एक सोवरेन कंट्री होगा, सोशलिस्ट कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिकन कंट्री। इसका सीक्वेंस ध्यान में रखना है, कई बार एग्जामिनर इसका सीक्वेंस पूछते हैं। तो इसके सीक्वेंस का सीधा सा हिसाब है SSSDR। इसका शॉर्टकट है SSSDR। SSS से सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, उसके बाद से DR से डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन। और भी इजी करना है तो जो पहले के जो 3 A's हैं, वो पहले के 3 A's डिक्शनरी में रिवर्स ऑर्डर में है। सोवरेन SOV पहले आ गया है, जो सबसे बाद में आना चाहिए। उसके बाद SOC आया है, उसके बाद से SEC आया है। डिक्शनरी में इनका जो ऑर्डर होना चाहिए वो पहले सेकुलर होना चाहिए, फिर सोशलिस्टिक होना चाहिए, फिर सोवरेन होना चाहिए। सो ये रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी में कर दिए, तो पहले सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। मुझे लग रहा है कि ये नहीं भूल पाएंगे आप। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये 3 तो एक लाइन में हो गया, और उसके बाद से डिक्शनरी को सीधा कर दीजिए, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक हो गया। D पहले आता है और D के बाद R आता है। लर्न हो गया, हमेशा के लिए लर्न हो गया। Objective of the Constitution, it specifies justice, liberty, equality and fraternity as the objective। कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपके प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है। प्रियम्बल में क्या लिखा है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। 1 2 3 4, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। सो इसमें क्या है? J के बाद JKL आता है, तो ये डिक्शनरी ऑर्डर में, ये 2 डिक्शनरी ऑर्डर में है, और E और F जो है लाइन में आता है, ये दोनों डिक्शनरी ऑर्डर में है। सो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। पीछे देख लेते हैं, देखिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी।
फ्रेटर्निटी मीन्स बंधुत्व, भाईचारा, हम सब भाईचारा के साथ ही रहते हैं। फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो ये हो गया। उसके बाद से डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, 26 जनवरी 1949। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन का डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, 26 नवंबर 1949 एंड इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। इसके कुछ की टर्म समझ लेते हैं। सोवरेन का मतलब क्या होता है, इट इम्प्लाइज इंडिया इज नाइदर ए डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट an independent state. Membership of Commonwealth for the India or UN membership does not diminish the sovereignty. कहने का मतलब ये हुआ कि भारत हर मामले में अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। It implies that India is neither a dependency nor a dominion of any nation. हमें किसी से पूछ करके कुछ रूल रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी के छत्राधिकार में नहीं आते हैं। आते थे, ब्रिटिश कॉलोनी में आते थे इंडिपेंडेंस से पहले। इंडिपेंडेंस के बाद से अब हमारी सॉवरेनिटी हमारे पास है। हम डिसीजन लेंगे कि हमें क्या सही करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए हमारे ऊपर, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं और हमारे ऊपर किसी का भी डोमिनियन भी नहीं है। मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ, आप लोगों को पता है कि कॉमनवेल्थ ग्रुप में लगभग 50 कंट्रीज़ हैं और उसमें वे सारे कंट्रीज हैं जो कभी ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट हुआ करते थे। वे सारे स्टेट, उसमें सारे कंट्री हैं जो कभी ब्रिटिशर्स के अधीन हुआ करते थे। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हम भी कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप ले रहे हैं, बट इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि हमने अपनी सॉवरेनिटी सरेंडर कर दी है। हमारी सॉवरेनिटी हमारे पास रहेगी डिस्पाइट बीइंग द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया। उसके बाद से सोशलिस्ट, ये सोशलिस्ट शब्द आप लोगों को पता ही होगा। 42nd अमेंडमेंट 1946 में इंदिरा गवर्नमेंट ने इसमें ऐड किया था। However, various provision in the constitution existed that indicate the socialist nature of our constitution, that is directive principle of state policy. So socialist terminology हमने 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। इसका मतलब ये कदापि नहीं हुआ कि सोशलिस्ट टर्मिनोलॉजी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में नया डाल दिया गया, पहले था ही नहीं। जो सोशलिज्म का जो व्यू है वो पार्ट 4 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, उसमें दिए हुए हैं। उसी को हमने ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर किया और सोशलिस्ट टर्मिनोलॉजी प्रीएम्बल में ऐड कर दिया। द कांग्रेस पार्टी एडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन सपोर्टिंग सोशलिज्म वे बैक इन 1955 में ही कांग्रेस पार्टी ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि इंडिया इज ए सोशलिस्ट कंट्री। Indian style of socialism is a democratic socialism. Both public and private enterprises encourages as opposed to communist socialism. यहाँ पर सोशलिज्म को हम दो हिस्से में बांट रहे हैं। एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है जो इंडिया में है और एक कम्युनिस्ट सोशलिज्म है जो चाइना में है। कम्युनिस्ट सोशलिज्म अलग होता है, उसमें स्टेट डिसाइड्स एवरीथिंग अंडर द सन कंसर्निंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। जिसके पास जो कुछ भी है उसका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लंगड़े लूले सबका एक साथ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। निकम्मा और कर्मठ दोनों का एक ही भाव लिया जाएगा। ऐसा कम्युनिस्ट सोशलिस्ट में है। कम्युनिस्ट सोशलिस्ट में सबको सारे रिसोर्सेज बराबर बांट दिए जाते हैं। कोई निकम्मा दिन भर सो रहा है उसको भी 100 रुपीज़ दे दो, और कोई कर्मठ व्यक्ति दिन भर खेत में काम कर रहा है, चाहे कोई बॉर्डर पे काम कर रहा है, उसको भी 100 रुपया ही दे दो। भगवान जाने ये कौन सा तंत्र है। सो ये दिस इज़ द कम्युनिस्ट सोशलिज्म। हमारे यहाँ जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में हम जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं उनका बंटवारा हम इक्वली करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम मेरिट से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो डिजर्व करता है उसके लिए अलग से प्रोविज़न रहेगा। जो डिजर्व करता है, जितना डिजर्व करता है वो इंडिपेंडेंट है। अगर कोई मेरिट वाला है वो इंडिपेंडेंट अपना डिजर्व करता है, उसके अनुसार ही कैन हैव प्राइवेट इंटरप्राइजेज आल्सो, गवर्नमेंट कैन हैव पब्लिक इंटरप्राइजेज आल्सो। हालांकि अभी तो ये कहा जा रहा है
बीच में भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी कई बार कहा और मोदी जी ने भी कहा है कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन बिजनेस, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन एनी बिजनेस। गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम एडमिनिस्ट्रेशन करना है, रूल करना है, जस्टिस प्रोवाइड करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। सो गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं होता है। इंडियन सोशलिज्म इज ए ब्लेंड ऑफ मार्क्सिस्ट एंड गांधीयन सोशलिज्म विद हेवी लीनिंग टुवर्ड्स द लैटर। कहने का मतलब ये हुआ कि इंडियन सोशलिज्म जो है ये मार्क्सिस्ट सोशलिज्म और गांधीयन सोशलिज्म का मिक्स है, जिसमें गांधीयन सोशलिज्म को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। उसके बाद से आता है सेकुलर। द टर्म वाज एडेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट 1976। 1976 में सेकुलर टर्मिनोलॉजी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इससे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर टर्मिनोलॉजी नहीं था। This is evident when one considers the secular fundamentals provisions of our constitution, that is right against discrimination based on religion, race, caste, and other such provisions. Another key factor is democratic. Our constitution establishes a democracy based on popular sovereignty. Our democracy is an indirect democracy where elected representative takes decision concerning the authority. कहने का मतलब हमारी जो डेमोक्रेसी है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो कंट्री को रूल करते हैं। We elect some representative and that representative decide what rule and regulation should govern us. So इसीलिए इसको indirect democracy कहते हैं। Opposite of this happens to be direct democracy, where citizens take decision using tools such as referendum, plebiscites, initiative and recall. Our democracy is based on representative parliamentary democracy, under which the executive is responsible to the legislature. So हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में होते हैं और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन पर एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल है। एग्जीक्यूटिव वही काम करेगा जो पार्लियामेंट पास करेगी। The term democratic is used in the preamble in the broader sense, embracing not only political democracy but also social and economic democracy. हम जो प्रियम्बल में डेमोक्रेसी टर्मिनोलॉजी यूज हुआ है वो डेमोक्रेटिक से जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी है, सोशल डेमोक्रेसी भी है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं। इट्स रिपब्लिक। India is democratic republic, meaning the offices are open to every citizen of India, unlike the UK where the highest office in the country is reserved for the monarchy. यूके में क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है, ब्रिटेन में क्या होता है, वहाँ पर मोनार्की सिस्टम है, राजतंत्र है और जो हाईएस्ट ऑफिस जो है वो हाईएस्ट ऑफिस में हमेशा जो है राजा के पुत्र, राजा की पुत्री, राजा की पत्नी, उनके घर वाले ही उस पोस्ट को पर बैठेंगे। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। कहने का मतलब कि इंडिया में हाईएस्ट पोस्ट पर जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं। सिटीजन इलेक्ट करते हैं किसको वहाँ पर बैठना है, किसको नहीं बैठना है। इसलिए इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहते हैं, ये मोनार्की रिपब्लिक नहीं है। जस्टिस, इट वाज बोरोड फ्रॉम यूएसएसआर। द आइडियल ऑफ जस्टिस इन दिस केस एम्ब्रेसेस थ्री डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस जहाँ पर लिखा है उसमें लिखा है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस डिनोट्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन। जब भी सोशल जस्टिस की बात करेंगे इसका मतलब कि इक्वल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक जस्टिस की बात करेंगे तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। गरीब हो और निर्धन हो चाहे धनी हो, दोनों को वोटिंग का राइट है। निर्धन हो चाहे धनी हो, दोनों इलेक्शन लड़ करके और किसी भी पोस्ट पे जा सकते हैं। तो ये इकोनॉमिकल जस्टिस भी हुआ, सोशल जस्टिस भी हुआ। एंड अ कम्बिनेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स
व्हाट इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। सो एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन दोनों को मिक्स करके देखा गया है। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। सो इसको पॉलिटिकल जस्टिस कहते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस में क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम है, जिसमें सारे सिटीजन जो एडल्ट हो चुके हैं, जो 18 साल से ज़्यादा के हैं, सब वोटिंग करते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ था उस समय वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। उस समय कुछ सिलेक्टिव लोग थे, वही लोग वोटिंग कर सकते थे। सारे लोग वोटिंग का अधिकार सारे लोगों के पास नहीं था। लिबर्टी, इट मीन्स द absence of restraint on the activity of individuals and the same time providing opportunity for the development of the individual। सो लिबर्टी का मतलब ये हुआ कि किसी प्रकार का आपके डेवलपमेंट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। द प्रियम्बल assures to all citizens liberty of thought, expression, belief, faith and worship through various provisions। सो लिबर्टी क्या क्या चीज़ का है? लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, लिबर्टी ऑफ फेथ है, लिबर्टी ऑफ वर्शिप है। दिस आइडियल वाज बोरोड फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो लिबर्टी टर्मिनोलॉजी जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। इक्वेलिटी, इट मीन्स द absence of special privilege to any section of the society and provision of adequate opportunity for all individuals without any discrimination। इक्वलिटी का मतलब होता है जस्ट फॉरगेट डिस्क्रिमिनेशन। इक्वलिटी के अपोजिट होता है डिस्क्रिमिनेशन। जहाँ पे भेदभाव करके और आपको व्यवस्थाएं की जाती हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी होती हैं। और इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि एवरी वन इज इक्वल बिफोर द आइज ऑफ द लॉ। द इक्वलिटी मेंशन्ड इन द प्रियम्बल embraces civic, political and economic equality। दिस आइडियल वाज बोरोड फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इससे पहले वाला भी लिबर्टी है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इक्वलिटी है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वेरियस प्रोविजंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इफेक्ट टू दिस प्रिंसिपल। उसके बाद से फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स बंधुत्व, भाईचारा, ब्रदरहुड। दिस आइडियल वाज बोरोड फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। The preamble declares that fraternity has to assure two things: dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। The word integrity was added in 42nd Constitution Amendment 1976। So ये जो fraternity terminology है, this was also added in 42nd Constitutional Amendment 1976। The Constitution tries to promote a sense of fraternity through the system of single citizenship and provisions included in the fundamental duties। सिंगल सिटीजनशिप के रखने से फ्रेटर्निटी बढ़ती है। अगर ड्यूल सिटीजनशिप होता तो लोगों के पास अलग अलग कार्ड होते, अलग अलग आइडेंटिटी होती। इंडिया में एक ही आइडेंटिटी है और वो है वी ऑल आर इंडियन। कोई किसी का भी, कोई बिहार का हो उसका कोई बिहार का सिटीजनशिप नहीं है, कोई दिल्ली का उसके पास दिल्ली का सिटीजनशिप नहीं है, कोई तमिलनाडु का उसके पास तमिलनाडु का सिटीजनशिप नहीं है। सिटीजनशिप सिर्फ और सिर्फ इंडिया का सिटीजनशिप है। हम सब भारत के निवासी हैं, नागरिक हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू प्रमोट अ सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी थ्रू अ सिंगल सिस्टम ऑफ सिटीजनशिप एंड प्रोविजंस इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज। Dr. K.M. Munshi opined that dignity of the individual signifies that Constitution do not only ensures material betterment and maintain a democratic setup, but it also recognizes that the personality of every individual is sacred। तो के मुंशी जी का ये अपना ओपिनियन है कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, अभी तो हम इसके ऊपर हम फ्रेटर्निटी की बात किए, फ्रेटर्निटी के बाद से डिग्निटी की बात कर रहे हैं कि डिग्निटी से हमें किस चीज़ को समझना है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली इंश्योर्स मटेरियल बेटरमेंट एंड मेंटेन ए डेमोक्रेटिक सेटअप, बट इट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज दैट पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल इज सेक्रेड। तो ये हमारा जो है डिग्निटी के बारे में है। इसके बाद प्रीएम्बल एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये केस लॉ है और केस लॉ एग्जाम में आते हैं। इन द बेरूबरी यूनियन
In the Berubari versus Union case 1960, the Supreme Court opined that the preamble was not part of the Constitution and hence cannot be amended. सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में जो जजेस थे उन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि preamble is not part of the Constitution, and since preamble is not part of the Constitution, it cannot be amended. But आफ्टर 13 ईयर्स 13 साल के बाद से केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. दिस ओपिनियन वाज फर्दर क्लैरिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट इन LIC ऑफ इंडिया केस इन 1995. सो केशवानंद भारती जो 1973 में बहुत बड़े बेंच को लेकर के आए थे और इन्होंने अपना जो ओपिनियन दिया उसमें इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब चूंकि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है इसलिए इसमें अमेंडमेंट भी हो सकता है और इसको ध्यान में रखकर ही 1976 में 42nd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है, को उस समय पास किया गया. It is neither a source of power to legislature nor prohibit upon the powers of the legislature. It is not justiciable, that is, its provisions are not enforceable in the courts of law. कहने का मतलब ये है कि हालांकि प्रियम्बल जो है इट्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट इट इज़ नॉट जस्टिफिएबल. नॉट जस्टिफिएबल मतलब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिर्फ प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है प्रोविज़न उसके बेसिस पे हम कोर्ट नहीं जा सकते. कोई भी राइट हम चैलेंज नहीं कर सकते, किसी भी अपने अधिकार को हम इन्फोर्स नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रियम्बल में लिखा है. प्रियम्बल जो है जिस्ट है, प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का मिरर है. कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविज़न दिए होंगे उसके अनुसार हम कोर्ट में चैलेंज करते हैं. जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो जस्टिसिएबल हैं, उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है. लेकिन प्रियम्बल को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, ये दे आर नॉट जस्टिसिएबल. तो प्रियम्बल एंड इट्स अमेंडेबिलिटी. In Keswanand Bharati case, the court held that the basic elements of the fundamental features of the Constitution as contained in preamble cannot be altered by a amendment under the Article 368. The preamble has been amended only once, that is 42nd Amendment 1976, where 3 new terms were added: socialist, secular and integrity. तो कहने का मतलब ये है कि केशवानंद भारती केस में ये क्लियर हो गया कि जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. प्रियम्बल एमेनेबल है, इसको अमेंड किया जा सकता है और जब अमेंडमेंट किया जा सकता है तो उसके एक्सटेंट ये है कि द बेसिक एलिमेंट ऑफ फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड. आपको अमेंडमेंट का अधिकार है लेकिन बेसिक फीचर्स को ध्यान में रख कर के ही आप अमेंडमेंट कर सकते हैं. ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकते जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो फीचर है, बेसिक एलिमेंट्स है, वहीं गायब हो जाए. सो बेसिक फीचर्स को ध्यान में रख कर ही कोई भी अमेंडमेंट करना है. प्रियम्बल में सिर्फ और सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है जो 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, जिसमें सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी ये 3 शब्द डाले गए थे. ध्यान रखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 3 टर्मिनोलॉजी ऐड किए गए हैं: सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी. आई रिपीट, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, SSI. तो प्रियम्बल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद से पहली बार हो सकता है कि थोड़ा आपको कम समझ में आए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. 2 बार 3 बार इसको देखने के बाद से, रिवीजन करने के बाद से आपको ये समझ में आने लगेगा. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये प्रियम्बल जो है, जो एग्जामिनर हैं, एग्जामिनर के पेट चैप्टर हैं, इनमें से वे क्वेश्चन डालते ही हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आए तो प्रियम्बल वाले चैप्टर को आपको लर्न करना ही पड़ेगा. उसके प्रोविज़न हैं, उनको ध्यान में रखना ही पड़ेगा. आज के नीति श्लोक: मूर्खस्य पंच चिह्नानि
गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधस्य दृढ़वाश्च परवाक्येष्वनादरः। मूर्खों के 5 लक्षण बताए गए हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन समझदार है और कौन मूर्ख है, और इसके लिए 5 लक्षण बताए गए हैं मूर्खों के। मूर्खों के 5 लक्षण बताए गए हैं। गर्व मतलब घमंडी होते हैं, अपशब्द खराब शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज का प्रयोग करते हैं, क्रोध छोटी छोटी बातों पे क्रोधी हो जाते हैं, हठ नहीं मेरा ही कहा होगा, दूसरे किसी का नहीं कहा होगा, ये हठ होता है, हठधर्मिता होती है, और दूसरों की बातों का अनादर करना। ये 5 लक्षण अगर किसी में आपको दिखते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो महामूर्ख है, उससे दूरी बनाए रखने में ही आपकी भलाई है। और ये 5 में से कोई भी लक्षण अगर हमारे अंदर है तो हमें भी पब्लिक ये समझेगी कि हम मूर्ख हैं, मूर्ख की श्रेणी में हम भी आ जाते हैं। अगर ये 5 चीज़ हमारे अंदर है तो हम भी मूर्ख की श्रेणी में आ जाते हैं। इसलिए अगर हमें अपने आप को समझदार श्रेणी में लाना है तो हमें गर्व को हटाना पड़ेगा, भूल कर भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है, क्रोध पर संयम रखना पड़ेगा, और लचीला भाव अपनाना है। हठधर्मिता नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं रखनी होगी, और दूसरी की बातों का आदर करना होगा, सम्मान करना होगा। दूसरे को प्रतिष्ठा पहुंचाएंगे, आदर पहुंचाएंगे, सम्मान पहुंचाएंगे, तभी स्वयं को सम्मान मिलता है। जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है, जो दूसरों का अनादर करता है, वो अपने लिए अनादर इनवाइट करता है। इसलिए दूसरों का सम्मान करना सीखें। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमें अनलाइक भी पसंद है। यहाँ पर लाइक है,